नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का इस संस्कृताड़वा चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व की कक्षा में हम सब लव सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अणुदित सवर्णश्चा प्रत्यय सूत्र पर्यंत अध्ययन कर लिया था। अब आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। संहिता संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। तो संहिता संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र को पढ़ेंगे। सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता 1-4-109। तो स्पष्ट है कि यह अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 109वां सूत्र है। परः सन्निकर्षः संहिता, पदच्छेद करेंगे तो एक एक पद अलग ही हैं, 3 पद हैं इस सूत्र में। परः सन्निकर्षः संहिता। अब देखिए, यह संज्ञा सूत्र है। तो संज्ञा सूत्र को हम लोगों ने पढ़ा ही था कि संज्ञा संज्ञ प्रत्यायकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। तो इसमें हम देख लेते हैं कितना संज्ञा है और कितना संज्ञी भाग है। तो परः सन्निकर्षः यह संज्ञी है और संहिता यही संज्ञा है। अब देखिए, एक एक पद के अर्थ को देखिए। परः यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही रूप है। सन्निकर्षः और संहिता तीनों जो हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप हैं। परः, पर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अतिशयित। सन्निकर्षः, सन्निकर्ष अर्थात समीप होना, समीपता या सामीप्य। संहिता परः सन्निकर्षः अत्यंत सामीप्य, अत्यंत समीपता को संहिता संहिता कहते हैं। अब बात आती है कि किसकी समीपता को। अब देखिए, हम व्याकरण शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण शास्त्र में आप शब्दों को पढ़ते हैं, वर्णों को पढ़ते हैं। तो यहाँ वर्ण अर्थ है कि परः सन्निकर्षः अत्यधिक समीपता ही, किसकी समीपता? वर्णों की। तो वर्णों की अत्यधिक समीपता ही, अतिशयित समीपता ही संहिता कहलाती है। अब देखिए, संहिता शब्द सम उपसर्ग है, धा धातु है, त प्रत्यय है, उससे टाप प्रत्यय लग करके संहिता शब्द बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप जो संज्ञा प्रकरण में संज्ञाओं को पढ़ रहे हैं, यह व्याकरण शास्त्र के अध्ययन के लिए जो उपयोगी संज्ञाएं हैं उनको पढ़ रहे हैं। यहाँ जो आप पढ़ रहे हैं संहिता, तो व्याकरण में संहिता किसे कहते हैं, इस व्याकरण शास्त्र के अध्ययन के लिए जो संहिता जरूरी है उस संहिता को पढ़ रहे हैं। अन्य शास्त्रों में संहिता का कुछ और भी अर्थ हो सकता है, तो वहाँ वो वाले अर्थ लीजिएगा। व्याकरण आप पढ़ रहे हैं तो व्याकरण वाला अर्थ लीजिएगा। आचार्य वरदराज इसको स्पष्ट करते हुए लिख रहे हैं कि वर्णानाम अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञः स्यात्। पदच्छेद करेंगे तो वर्णानाम अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञः स्यात्। वर्णानाम, वर्णों की, अतिशयितः, अतिशयित, अतिशय, अतिशय मतलब अत्यधिक, जितना हो सके, मैक्सिमम। सन्निधि, सन्निधि समीपता, संहिता संज्ञः स्यात्, संहिता संज्ञक होता है। वर्णानाम स्पष्ट है, वर्ण का षष्ठी बहुवचन है। वर्णों की, अतिशयितः अतिशयित, सन्निधि समीप होना, सामीप्य या समीपता। सन्निधि शब्द देखिए, सम उपसर्ग है, नि उपसर्ग है, धा धातु से की प्रत्यय लगकर बनता है, और की प्रत्यांत जितने शब्द हैं सब पुल्लिंग होते हैं। सन्निधि पुल्लिंग शब्द है। यही सम नि उपसर्ग लगा हुआ, सम उपसर्ग हटा दीजिए तो बन जाएगा निधि। निधि शब्द भी संस्कृत में पुल्लिंग है। नि की जगह वि उपसर्ग लगा दीजिए तो बन जाएगा विधि। विधि, तो वह भी पुल्लिंग है। ऐसे ही आगे आपको अभी संधि पढ़ना है। सम उपसर्ग, धा धातु, की प्रत्यय लगा, बन गया संधि। संधि शब्द भी पुल्लिंग है। हिंदी में सब स्त्रीलिंग से लगते हैं, लेकिन संस्कृत में सब पुल्लिंग हैं, याद रखिएगा। तो सन्निधि समीपता, किनकी समीपता? वर्णों की। कैसी समीपता? अतिशयित, अतिशय रूप में, मतलब मैक्सिमम समीपता जो है, अत्यधिक समीपता जो है, इसी को यह सन्निधि, यह समीपता ही संहिता संज्ञः स्यात्, संहिता संज्ञक होवे। संहिता संज्ञः
बहुव्रीहि समास हुआ है। संहिता संज्ञा यस्य सह, संहिता है संज्ञा जिसकी, संहिता है नाम जिसका, वह कहलाएगा संहिता संज्ञा। तो किसकी संहिता संज्ञा होती है? सन्निधि की, सन्निधि अर्थात समीपता की। तो किसकी समीपता? वर्णों की। कैसी समीपता? अतिशयित। तो वर्णों की जो अत्यधिक समीपता है उसी को संहिता कहते हैं। अब देखिए इतनी बात स्पष्ट हो गई, अब कुछ और समझ लीजिए। ये अतिशयित सन्निधि जो है, अत्यधिक समीपता, ये अत्यधिक मतलब कितना। हम लोग पूर्व में मात्रा को पढ़ चुके थे, जो स्वर एक मात्रा का, दो मात्रा का, तीन मात्रा का, व्यंजन आधी मात्रा का, वहाँ ये सब अध्ययन किया गया था। अब देखिए तो मात्रा का परिमाण कितना है, मतलब कितने टाइम को एक मात्रा कहते हैं। तो वर्णोच्चारण में हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से उच्चरित करता है। कोई बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, कोई बहुत आराम से बोलता है। तो सबके अपने अपने उच्चारण की शैली है, तो मात्रा उसी के हिसाब से डिसाइड होगा। तो यहाँ अतिशयित सन्निधि मतलब अत्यधिक समीपता। कितनी समीपता? कि जहाँ पर वर्णों में आधी मात्रा से ज़्यादा का व्यवधान न हो, उतने समीपता की यहाँ बात की जा रही है। जहाँ पर आधी मात्रा से कम का व्यवधान हो, दो वर्णों के बीच में, मतलब दो वर्ण उच्चरित हो रहे हैं और दोनों के बीच में गैप कितना हो? आधी मात्रा से कम का, तो वहाँ जो है अतिशयित सन्निधि कही जाएगी। देखिए यहाँ जो वर्णों की अतिशयित सन्निधि की बात की जा रही है, लिखित रूप वाला नहीं है, जो मौखिक रूप है, जो हम उच्चारण करते हैं जब बोलते हैं, उससे यहाँ तात्पर्य है कि दो वर्णों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। कितने का गैप? आधी मात्रा से ज़्यादा का नहीं, आधी मात्रा से कम का ही गैप रहे, तो उसको अतिशयित सन्निधि कहेंगे, वर्णों की अत्यंत समीपता कहेंगे। अब जो दो वर्ण इतने कम गैप के साथ उच्चरित होंगे तो उसकी संहिता संज्ञा हो जाएगी। तो यही है वर्णों की अतिशयित सन्निधि, वर्णों की अत्यधिक समीपता। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आधी मात्रा से कम का गैप होना चाहिए। तो सूत्र का अर्थ क्लियर हो गया कि वर्णों की अत्यधिक समीपता ही संहिता संज्ञक होती है। जब संधि पढ़ेंगे आप तो संधि वही होगी जहां पर संहिता होगी, जहां संहिता नहीं होगी वहां संधि नहीं हो सकेगा। तो इस बात को जानते रहिए। अब जैसे एक उदाहरण से आप समझिए, समझ में आ जाएगी बात। जैसे राम विद्यालय जाता है, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो बनेगा रामः विद्यालयम गच्छति। अब देखिए इस वाक्य का अनुवाद हुआ रामः विद्यालयम गच्छति। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रामो विद्यालयं गच्छति। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, दो प्रकार से लिख सकते हैं और दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन दोनों के पढ़ने की शैली में अंतर होगा। जब प्रथम वाला पढ़ेंगे तो रामः विद्यालयं गच्छति, दूसरा वाला पढ़ेंगे तो रामो विद्यालयं गच्छति। तो दोनों में उच्चारण में अंतर हो जाएगा। तो क्यों होगा? क्योंकि रामः विद्यालयम गच्छति, यहाँ जो कार्य हुए हैं उतने तो ठीक हैं, लेकिन जब दो शब्दों के बीच, दो पदों के बीच में संधि की बात आई तो वहाँ संहिता नहीं हो रही थी, तो आगे वाले संधि कार्य नहीं हुए। और जब संहिता होगी तो आगे वाले संधि कार्य होंगे। और जब संहिता होने का मतलब उन दोनों वर्णों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। रामः विद्यालयम, यहाँ तक ठीक है। अगर रामः से रामो बनेगा तो रामो विद्यालयम ऐसा पढ़ेंगे तो गलत है। रामो विद्यालयम, दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और विद्यालयम गच्छति, माँ को जब अनुस्वार होगा तो राम विद्यालयं गच्छति, तो बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो इस बात को समझते रहिए कि संहिता होगी तभी संधि होगी। और इसको जब हम संधि प्रकरण प्रारंभ करेंगे वहाँ बड़े विस्तार से इस बात को समझेंगे कि क्या है संहिता और कहाँ कहाँ संहिता होती है, कहाँ ये वैकल्पिक हो सकती है, तो वहीं चर्चा करेंगे। तो संहिता को समझे रहिए कि दो वर्णों के बीच में गैप नहीं होना है, तब तो उसकी संहिता संज्ञा होगी। और जब संहिता संज्ञा हो जाएगी तो संहिता की वजह से जो जो कार्य होते हैं वो कार्य तब होंगे।
अदरवाइज अगर संहिता संज्ञा नहीं हो पा रही है तो फिर आगे वाले कार्य नहीं हो पाएंगे। इस संहिता को अच्छे से समझे रहिए कि परः सन्निकर्षः संहिता, तो परः उत्कृष्ट, अत्यंत या अतिशयित या श्रेष्ठ, बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो यहाँ अतिशयित अर्थ है। सन्निकर्षः समीपता, तो वर्णा नाम अतिशयितः सन्निधि, वर्णों की अतिशयित अतिशय रूप में मैक्सिमम अधिकतम सन्निधि जो है वही संहिता संज्ञा, वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। चलिए ये सूत्र हुआ पूरा। अब अगला सूत्र पढ़ना प्रारंभ करते हैं। संयोग संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। अब देखिए संयोग संज्ञा का विधान करने वाले संज्ञा सूत्र को हम पढ़ेंगे। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप व्याकरण शास्त्र की संज्ञाओं को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ व्याकरण शास्त्र के अध्ययन के लिए जो उपयोगी संज्ञाएं हैं वे हैं। इनका लोकव व्यवहार में या अन्य शास्त्र में कुछ और अर्थ हो सकता है, तो इसमें का उसमें न होने पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। हलोनंतरा संयोग 1-1-7। अब देखिए 1-1-7 अर्थात यह सूत्र अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 7वां सूत्र है। इसमें देखिए पदच्छेद करेंगे तो हलः अनंतराह संयोग 3 पद हैं, और हलः अनंतराह यह संज्ञी है, संयोग यह संज्ञा है। तो शुरू से ही बताए थे कि जब भी संज्ञा सूत्र होगा तो उसमें संज्ञा संज्ञी दोनों का कथन होगा, और यह बहुत सामान्य सी बात है। हम किसी चीज़ की जब संज्ञा बतलाते हैं, किसी चीज़ का नाम बतलाते हैं, जैसे सामने कोई पदार्थ है, कहें क्या है, बताएंगे यह मोबाइल है, यह पुस्तक है। तो देखिए ऐसे जब हम नाम बताते हैं तो उसमें 2 अंश होते हैं। कहते यह से उस वस्तु का निर्देश कर देते हैं, और फिर दूसरे अंश से पुस्तक है तो उस पदार्थ के नाम को बतला देते हैं। एक अंश से उस पदार्थ का कथन किया जाएगा, उस चीज़ को बतलाया जाएगा, दूसरे अंश से उसके नाम को बतलाया जाएगा। तो यहाँ भी है हलो अनंतराह, इससे उस चीज़ को बतलाया गया, और संयोग इससे उस चीज़ के नाम को बतलाया गया। तो हलो अनंतराह यह संज्ञी है, संयोग यह संज्ञा है। ये प्रारंभ से ही बतलाते चले आ रहे हैं, आप शुरू से देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से क्लियर रहेंगे। अब एक एक पद को देख लीजिए। हलः, हल प्रत्याहार हम लोग पढ़ ही चुके हैं, जिसमें संपूर्ण व्यंजन वर्ण आते हैं। अच में पूरा स्वर, हल में पूरा व्यंजन। हलः, हल, हलौ, हलः प्रथमा बहुवचन का रूप है। हलः, हलः अर्थात समझ लीजिए हल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले चाहे जो भी वर्ण हैं, बहुवचन में हैं, तो यहाँ बहुवचन से कितना समझना है भी आगे स्पष्ट हो जाएगा। एक नहीं अनेक, अनेक व्यंजन, तो अनेक अर्थात 2 या 2 से अधिक। यहाँ बहुवचन का जो प्रयोग किया गया है बस अनेक अर्थ में प्रयोग हुआ है, चाहे वो 2 हो, चाहे 3, 4, 5, चाहे जितने हो, मतलब 2 और 2 से अधिक। तो हलः अर्थात व्यंजन वर्ण। कैसे व्यंजन वर्ण? जो अनंतराह, अनंतराह प्रथमा बहुवचन का रूप है। अनंतराह में बहुव्रीहि समास है, इसका विग्रह होगा अविद्यमानम अंतरम येषाम ते अनंतराह। अविद्यमानम, अविद्यमान है अंतर, अंतर अर्थात व्यवधान, तो जिनमें व्यवधान न हो वह अनंतराह। हिंदी में अनंतर प्रथमा बहुवचन में हो जाएगा अनंतराह। तो ऐसा हल, ऐसे व्यंजन अनंतराह जो अनंतर हैं, अनंतर अर्थात जिनमें किसी का व्यवधान नहीं है। अब देखिए व्यवधान किसका होगा? यहाँ 2 ही प्रकार के वर्ण हैं, एक है अच, एक है हल, एक है स्वर, एक है व्यंजन। तो जब व्यंजन वर्ण हो, कई व्यंजन वर्ण हो, 2 हो या 2 से अधिक हो, और वो अनंतर हो, उनमें किसी का व्यवधान न हो, तो व्यवधान किसका हो सकता था? स्वर का। तो मतलब व्यंजन वर्ण हो, उसमें स्वर का व्यवधान न हो, तो वह हलः, वह व्यंजन कहा संयोग, संयोग संज्ञक होता है, उस व्यंजन को संयोग कहते हैं। अब देखिए कहने का तात्पर्य है 2, कम से कम 2 व्यंजन वर्ण आ जाएं, उनके बीच में कोई स्वर ना आए, तो उन दोनों का जो ग्रुप है, समूह है, उसको संयोग कहेंगे।
अब इसी बात को आचार्य वरदराज देखिए वृत्ति में स्पष्ट कर रहे हैं कि अजभिरव्यवहिता हलह संयोग संज्ञा स्यु। अब इसका पदच्छेद करेंगे। अजभि अव्यवहिता हलह संयोग संज्ञा स्यु। अजभि, अच तृतीया बहुवचन अजभि, तो स्पष्ट है। अजभि अचों से, स्वरों से, अव्यवहिताः, अव्यवहित, व्यवहित व्यवधान युक्त, अव्यवहित व्यवधान रहित। अजभि अचों से, स्वरों से, अव्यवहिताः व्यवधान से रहित, हलः प्रथमा बहुवचन है, व्यंजन वर्ण संयोग संज्ञाः स्यु, संयोग संज्ञा वाले होते हैं या व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। हलः व्यंजन वर्ण प्रथमा बहुवचन है, संयोग संज्ञा प्रथमा बहुवचन है, बहुव्रीहि समास हुआ है कि संयोग है संज्ञा जिसकी। अब यहाँ बहुवचन में है संयोग है संज्ञा जिनकी। संयोगः संज्ञा येषाम ते संयोग संज्ञाः स्युः। स्युः अस धातु रूप चलता है विधिलिंग में, स्यात् स्याताम स्युः, तो प्रथम पुरुष बहुवचन का है। तो कहा हलः व्यंजन वर्ण ही संयोग संज्ञा स्यु, संयोग संज्ञक होते हैं। कैसे व्यंजन वर्ण? जब वो अज भी अव्यवहिता, जब स्वरों से, स्वरों के व्यवधान से रहित हों, अर्थात व्यंजन वर्ण हो, उनके बीच में कोई स्वर ना आए तो उनकी संयोग संज्ञा होती है। उदाहरण से आप समझिए, जैसे उदाहरण समझिए चंद्र शब्द है, चंद्र हिंदी में समझिए। अब चंद्र में देखिए कितने वर्ण हैं, चा है, आ है, ना है, दा है, रा है, आ है। अब इसमें देखिए चा, चा के बाद आया आ, फिर ना, तो चा और ना के बीच में आ गया है, तो यहाँ दो व्यंजन वर्ण हैं लेकिन बीच में स्वर आ गया है, तो इनकी संयोग संज्ञा नहीं होगी। ना, दा, र, ये तीन वर्ण हैं, तीनों के बीच में देखिए कोई स्वर नहीं आया, तो ये तीनों जो हैं संयोग संज्ञक हो गए। क्यों? क्योंकि कहा ना अनंतराह हलः, जो अनंतर हल हैं, जो व्यवधान से रहित व्यंजन वर्ण हैं, अर्थात जिनके बीच में स्वर नहीं है, ये जो व्यंजन वर्ण हैं इनको संयोग कहेंगे। तो चंद्र में न, द, र, इनके बीच में कोई स्वर नहीं है, इन तीनों वर्णों को कहेंगे यहाँ पर संयोग है। ऐसे ही आप समझ सकते हैं, यहाँ तो तीन वर्ण थे, जैसे सूर्य शब्द को ले लीजिए। सूर्य में देखिए स, उ, र, य, अ, तो र और य के बीच में कोई स्वर नहीं है, तो ये दोनों जो है यहाँ पर संयोग संज्ञा हो गई इन व्यंजन वर्ण की। ऐसे ही आप ज्योत्सना शब्द ले सकते हैं। ज्योत्सना में देखिए जकार है, यकार है, ओ है, ता है, स है, न है, आ है, तो ज या के बीच में कोई स्वर नहीं है, तो जो बना ज, तो ये भी जो आपका है यहाँ भी संयोग संज्ञा हो। त, स, न तीन वर्ण हैं यहाँ पर, बीच में कोई स्वर नहीं, इसमें भी जो है संयोग हो गया। तो संयोग मतलब यहाँ जो हलह कहा गया वो प्रथमा बहुवचन में है, तो कह दिया गया है, लेकिन उसको आप समझ लीजिए, जरूरी नहीं कि बहुवचन हो। बहुवचन मतलब देखिए संस्कृत में तीन वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जब दो होंगे तो द्विवचन, दो से अधिक होंगे तब बहुवचन शुरू होता है, मतलब तीन से शुरू होता है। लेकिन यहाँ जो कहा गया है यह इससे समझ लेना है कि एक नहीं अनेक, तो यहाँ जो बहुवचन कहा गया है तो वह बहुवचन से मतलब दो भी है या दो से अधिक है, सबको ले लेना है। आशा है कि संयोग समझ में आ गया होगा। देखिए ऐसे ही हम लोगों ने खूब पढ़ा था, य, र, ल, व, स, ख, श, ह, छत्रंग्य, मतलब जो भी बचपन में पढ़ा गया, उसमें क्ष आया जिससे क्षत्रिय बनता है, त्र जिससे त्रिशूल, और जो है ज्ञ जिससे ज्ञानी। तो इनको वहाँ लिखा होता था कि संयुक्ताक्षर हैं। संयुक्ताक्षर अर्थात संयुक्त अक्षर हैं। संयुक्त अर्थात इसमें संयोग है, संयुक्त मतलब जो संयोग से युक्त है वही संयुक्त है। तो अब देखिए जैसे क्ष क्षत्रिय वाले में क और क्ष मिलकर के क्षत्रिय वाला क्ष बनता है, तो स्पष्ट है क मूर्धन्य शकार और अ मिला दिया जाता है, क्ष बन गया। तो अब देखिए क और क्ष दो व्यंजन वर्ण हैं, बीच में स्वर नहीं है, तो यह संयोग संज्ञा हो गई, और जो क्ष वर्ण है वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। ऐसे त्रिशूल वाला जो
सूत्रा है, वह ता और रा दो वर्णों से मिलकर बनता है, तो यह भी संयुक्ताक्षर है। और जो हम लोग ज्ञ जानते हैं वो ज और ज्ञ से मिलकर के बनता है, च छ ज झ ञ पंचमाक्षर। तो इसको ज्ञ पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोगों के व्यवहार में ज्ञ ज्ञ हमेशा बोले हैं तो वही निकलता है। तो आप अभ्यास कीजिए अगर ज्ञ बोलने का तो अच्छी बात है। ज्ञानी, यज्ञ, संज्ञा, और हम लोग संज्ञा बोल के काम चला रहे हैं। तो संयोग संज्ञा भी हो गया। अब देखिए संयोग संज्ञा को समझे रहेंगे, आगे जो भी संयोग संज्ञा निमित्तिक कार्य होंगे वो देखे जाएंगे। अभी आगे संधि में हम लोग पढ़ेंगे भी। हलोनंतरा संयोग है, जो अनंतर हल हैं, अनंतर अर्थात व्यवधान से रहित व्यंजन वर्ण संयोग कहलाते हैं। तो व्यवधान से रहित होना, व्यवधान मतलब दो चीज़ों के ही बीच में तो व्यवधान हो सकता है, तो कम से कम दो व्यंजन वर्ण हो और उनमें स्वर का व्यवधान ना हो तो उनको संयोग कहेंगे। दो से अधिक है तो भी संयोग संज्ञा होगी। तो आचार्य वरदराज कहें कि अजभी अव्यवहिताः हलः, स्वरों से अव्यवहित व्यवधान रहित हलः व्यंजन वर्ण संयोग संज्ञाः स्युः, संयोग संज्ञक होवें। तो स्पष्ट है, आगे चलते हैं। पद संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। अब हम लोग पद संज्ञा विधायक सूत्र को पढ़ेंगे। सूत्र है सुप्तिङन्तम पदम 1 4 14। तो स्पष्ट है, यह अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 14वां सूत्र है। सुप्तिङन्तम पदम, सूत्र का पदच्छेद करेंगे। सुप्तिङन्तम और पदम, दो पद हैं इस सूत्र में। सुप्तिङन्तम यह संज्ञी है और पदम यह संज्ञा है। तो संज्ञा संज्ञ प्रत्यायकम संज्ञा सूत्रम स्पष्ट एकदम रखिए। पद किसकी संज्ञा होती है? सूत्र में बतलाया गया। पद किसे कहते हैं? कहा सुप्तिङन्तम। सुप्तिङन्त जो है यही पद कहलाते हैं। अब देखिए सुप्तिङन्तम को समझने से पूर्व इसमें देखिए 3 शब्द हैं, सुप, तिंग और अंत। पहले सुप और तिंग के बीच में समास होगा, फिर पद बनेगा एक, फिर उसका अंत शब्द के साथ समास होकर के सुप्तिङन्तम बना है। कैसे, अभी आगे स्पष्ट हो जाएगा। एक एक चीज को समझ लेते हैं, फिर समास को समझते हुए सूत्र को समझ लेंगे। तो सुप्तिङन्तम में पहला पद है, जो पहला शब्द है वह है सुप। पहले समझते हैं सुप क्या है। देखिए सुप एक प्रत्याहार है। इस सुप प्रत्याहार के अंतर्गत 21 प्रत्यय आते हैं। हम लोगों ने आदिरंतेन सहिता सूत्र में प्रत्याहार को पढ़ा था। वहां हमने देखा था एक आदि वर्ण हो जाता है, एक अंतिमित संज्ञक वर्ण हो जाता है, वो मिल करके स्वयं का और बीच में आने वाले जितने वर्ण हैं सबका बोधक होता था। तो जो आदिरंतेन सहिता सूत्र को न समझे हों, पूर्व के वीडियो जब से देख लीजिए, विषय एकदम स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए सुप प्रत्यय क्या है। सुप से आप किसका ग्रहण करेंगे? जैसे हम लोगों ने खूब रूप पढ़ा है, रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामान, बालकः बालकौ वगैरह वगैरह। इसमें आप देखिए 7 विभक्तियां होती हैं, कुल 21 रूप बनते हैं। जो संबोधन में फिर से बनता है हे राम, हे रामौ, हे रामाः, यह वही प्रथमा विभक्ति वाला ही है। तो इसमें जो 21 बनते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और 7 विभक्तियां, 7 त्रिक 21, तो 21 रूप जो बनते हैं उसमें 21 प्रकार के प्रत्यय लगते हैं। वो प्रत्यय कौन से हैं? सु, औ, जस, अम, औट, शस, टा, भ्याम, भिस, ङे, भ्याम, भ्यस, ङस, भ्याम, भ्यस, ङस, ओस, आम, ङी, ओस, सुप। अब देखिए सुप एक 21वां प्रत्यय है। तो जो 21वां प्रत्यय है उस सूत्र में नहीं आया है सुप्तिङन्तम में। या सुप्तिङन्तम में जो सुप आया हो सुप प्रत्यय नहीं है, बल्कि सुप प्रत्याहार है। समझिए, तो पहला प्रत्यय है सु, ये सु को उठा लिया हमने, और अंतिम इत संज्ञक वर्ण है आपका अंतिम प्रत्यय सुप, वहां से पा को उठा लिया तो बन गया सुप। तो सूत्र में जो सुप आया है ए वाला है। इस सुप का मतलब है सु से लेकर के सुप, ये जो 21 प्रत्यय हैं इसका तात्पर्य ए है। तो स्पष्ट है, सुप यहाँ प्रत्याहार है, इससे 21 प्रत्ययों का ग्रहण करना है, केवल 21वां प्रत्यय का नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरा है इसमें तिंग। अब देखिए यही सुप प्रत्यय जब शब्दों से लग जाते हैं तो पूरा रूप बन जाता है।
रामः रामौ रामाः कैसे बनता है आगे आप लोग पढ़ेंगे, और जो लोग जान रहे हैं अच्छी बात है। दूसरा है इसमें तिंग। तिंग भी एक प्रत्याहार है। इससे जो है 18 प्रत्ययों का बोध होता है। जो आप धातु रूप पढ़ते हैं, पठति पठतः पठन्ति, भवति भवतः भवन्ति, एक तो ए वाला फॉर्मेट चलता है और एक आत्मनेपद वाला फॉर्मेट जो चलता है, लभते लभेते लभन्ते, इस टाइप में। तो 9 इसके परस्मय पद वाले, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठत, पठामि पठावः पठामः, 9 ए हो गए। और 9 जो हैं आत्मनेपद वाले, लभते लभेते लभन्ते, इसमें जो प्रत्यय लगे हुए हैं। तो 9 9 18 प्रत्यय हैं। यही 18 प्रत्यय लग करके सारे धातु रूप बना देते हैं। जितना भी बनता है इन्हीं 18 प्रत्ययों से बनता है। तो उन्हीं को तिंग शब्द से कहा गया है। कौन है? ए हैं। तो ये 18 प्रत्यय हैं। तिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस, त आताम झ, थास आथाम ध्वम, इड वही महिंग। तो ये 18 प्रत्यय हैं। अब देखिए इसमें पहला है तिप। तिप से ती को लिया गया और अंतिम प्रत्यय है महिंग। महिंग का ng ले लिया गया तो बन गया तिंग। तो सुप और तिंग, सुप से 21 प्रत्यय जो शब्दों से लगते हैं, शब्द सर्वनाम विशेषण जो भी है जिससे शब्द रूप बनते हैं, और तिंग जिनसे सारे धातु रूप बनते हैं जो धातुओं से लगते हैं। तो यही सुप और तिंग से कहा गया। अब देखिए सुप तिंगंतम को अब समझना है। सुप च तिंग च, इतरेतर द्वंद्व समास हुआ तो बन गया सुप तिंगौ। सुप च तिंग च सुप तिंगौ। अब सुप तिंगौ पद का अंत शब्द के साथ समास होगा। सुप तिंगौ अंतौ यस्य तत् सुप तिंगंतम। तो सुप और तिंग है अंत में जिसके, उसको कहेंगे सुप तिंगंतम। अब देखिए एक नियम और आप लोग पढ़ेंगे या जान रहे होंगे कि द्वंद्वादौ द्वंद्वान्ते वा श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। कहीं द्वंद्व समास हुआ हो, उसके प्रारंभ में या उसके अंत में कोई भी शब्द सुनाई पड़ रहा है, अगर कोई शब्द है तो उसका जो है दोनों के साथ, सभी के साथ, दोनों क्या जितने भी द्वंद्व समास वाले अवयव होंगे सबके साथ उनका संबंध होता है। जैसे यहां पहले द्वंद्व समास हुआ, सुप च तिंग च सुप तिंगौ, बन गया सुप तिंगौ। फिर उसके साथ अंत शब्द के साथ समास हुआ, तो अंत शब्द जो है सुप के साथ भी जुड़ेगा और तिंग के साथ भी जुड़ेगा। तो सुप अंत, पा को बा हो गया तो बन गया सुबंत। तिंग अंत तिंगंत। ये जो सुबंत और तिंगंत हैं इनको पद कहा जाता है। सुबंत कौन होंगे? जिसके अंत में सु प्रत्यय लगे हुए हैं। अब देखिए सु औजस 21 प्रत्यय, तो जैसे राम से सु प्रत्यय लगा तो बन गया राम सु। तो सुप है अंत में जिसके, तो पूरा ये जो राम सु ये पूरा ग्रुप है, यही सुबंत कहलाएगा। तो राम सु इस पूरे की पद संज्ञा हो गई, तो उसका रूप बनता है रामः। तो रामः भी पद है। ऐसे द्विवचन में राम औ लगा तो यह पूरा पद है, फिर पूरा परिवर्तन होकर रामौ बना, यह भी पद है। तो जितने शब्द रूप हैं सबके सब पद हैं। और दूसरा है तिंगंतम। जो तिंगंत है, तिंगंत अर्थात तिंग प्रत्यय जिसके अंत में लगा हुआ हो। जैसे भू धातु है, भू धातु से तिप प्रत्यय लगा, भू तिप इतना बना तो पूरे की पद संज्ञा हो गई। फिर उसमें सारा परिवर्तन होकर के बाद में आप पढ़ेंगे भवति रूप बन गया। पठ से तिप लगा, पठति बन गया। तो जितने भी धातु रूप हैं सबके सब पद हैं। तो सुप तिंगंतम पदम अर्थात सुबंत और तिंगंत पद संज्ञक होते हैं। सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होती है। तो आचार्य वरदराज पूरा समास विग्रह करके फिर एक एक के साथ जोड़ करके एकदम सरल करके लिख दिए। सुबंतं च तिंगंतं च पद संज्ञं स्यात्, सुबंतं च तिंगंतं च पद संज्ञं स्यात्। कहा सुबंतम, ये जो सुबंत हैं, सुबंत से स्पष्ट हो गया। तिंगंतम, तिंगंत भी स्पष्ट है। कहा ए पद संज्ञम, ए पद संज्ञक स्यात् मतलब होवे, अर्थात इनकी पद संज्ञा होती है। पद संज्ञम में बहुव्रीहि समास हुआ है। पदम संज्ञा यस्य तत्,
पद है संज्ञा जिसकी, पद है नाम जिसका। पद किसका नाम है? सुबंत का नाम पद है, तिङंत का नाम पद है, अतः सुबंत और तिङंत को पद कहते हैं। तो सुबंत तिङंत की पद संज्ञा होगी, जानते रहिए। आगे पद संज्ञा निमित्तिक जितने व्यवहार होंगे, जितने कार्य होंगे, जब पद संज्ञा को जाने रहेंगे तब कर पाएंगे। तो सुप तिङंतम पदम, एक सूत्र आपने पद संज्ञा वाला पढ़ लिया। इति संज्ञा प्रकरणम, तो यहां पर यह संज्ञा प्रकरण पूरा होता है। यहां संज्ञा प्रकरण में हम कुल 14 सूत्र को पढ़ें। 14 सूत्र में से एक सूत्र जो था तस्य लोपः, वह विधि सूत्र था, बाकी सब के सब आपके संज्ञा सूत्र थे। तो 13 सूत्रों को पढ़ा गया। तो केवल यही इतने ही संज्ञा करने वाले सूत्र नहीं अष्टाध्याय में हैं, बहुत सारे। अब देखिए, समझिए कि ग्रंथ के प्रारंभ में ही आचार्य वरदराज ने बतलाया कि पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। इस लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की मैं रचना कर रहा हूं, किस लिए? कि ताकि पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश मिल सके। मतलब इस ग्रंथ को आप पढ़ेंगे तो आप में वो न्यूनतम अर्हता आ जाएगी, न्यूनतम योग्यता आ जाएगी, जिससे आप व्याकरण शास्त्र का अध्ययन कर सकें। इस चीज को ध्यान में रख करके यहां आपको 13 संज्ञाओं को इन्होंने बतलाया। अब ये 13 संज्ञाएं कंपलसरी हैं, कम से कम न्यूनतम रूप में इतना आप जान लीजिए, फिर आगे जो बात बताएंगे समझ में आएगा। अभी जैसे आपको संधि प्रकरण इसके बाद पढ़ना है, तो संधि को समझने के लिए कम से कम इतनी चीजें पहले जानना आवश्यक ही है, तब आप संधि को पढ़ना प्रारंभ कर पाएंगे। और आगे आप पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे जो नई नई संज्ञाएं आएंगी उनको वहां पर बतलाएंगे। केवल 13 ही संज्ञाएं हैं ऐसा मत समझ लीजिए। भगवान पाणिनि ने प्रथम अध्याय में, अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय में पूरी संज्ञाओं को ही बतलाया है। बहुत सारी संज्ञाएं हैं, तो उन संज्ञाओं को हम कब जानेंगे? जहां जो प्रकरण रहेगा, जहां जिसकी आवश्यकता होगी उसको जानेंगे। और इसको इसलिए जानना जरूरी था कि अब अगला स्टेप जो भी हमको पढ़ना है उसको जानने के लिए इतना जानना तो अति आवश्यक है। इसको बिना जाने हम आगे कुछ नहीं जान सकते। आगे आपको संधि पढ़ना है, तो संधि को पढ़ने से पूर्व जितनी चीजें हमें जाननी चाहिए थी उतना यहाँ बतला दिया गया। अब आगे हम पढ़ते जाएंगे, जो जो चीजें आएंगी नई नई वो संज्ञाएं वो बतलाएंगे। तो यहाँ संज्ञा प्रकरण से इतना ही समझना है। तो यहाँ ये मत समझ लीजिएगा कि सारी संज्ञाओं को हमने पढ़ लिया, अभी बहुत सारे पढ़ने हैं। और एक बात और कि जैसे आपने यहाँ पद संज्ञा पढ़ा कि सुप तिङंतम पदम, एक सूत्र को आपने पढ़ा, तो ये सूत्र जो है पद संज्ञा कर देता है। और जब भी हम भाषा में किसी शब्द का, मतलब संस्कृत भाषा में शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो शब्द केवल शब्द नहीं होते बल्कि उनको पदों के रूप में यहाँ प्रयुक्त करना पड़ता है। इसके लिए कहा गया है कि अपदम न प्रयुंजित। आप अगर ये सोचें, हम लिख दें कि राम विद्यालय गच्छति, गलत है, 100% गलत है। रामः विद्यालयम गच्छति, क्योंकि संस्कृत भाषा में अपदम न प्रयुंजित, अपद का प्रयोग नहीं किया जाता। जब भी आपको राम कहना है तो प्रथमा विभक्ति लगाना ही पड़ेगा कम से कम, कि रामः। तो इस बात को जानते रहिए। और जो है कहा अपदम न प्रयुंजित, न केवला प्रकृति ही प्रयोक्तव्या, न केवल प्रत्यय। तो न तो केवल आप प्रकृति का प्रयोग कर सकते हैं, न केवल प्रत्यय का। प्रकृति क्या है? जैसे राम सु रामः बना, अभी भी चर्चा हुई, जिसमें जो राम शब्द है वह प्रकृति है, सुप्रत्यय जो है वह प्रत्यय है। तो न तो केवल आप अकेले प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं, न केवल प्रकृति का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जानते रहिए पद संज्ञा को। और केवल यही एक सूत्र नहीं है पद संज्ञा करने वाला, अभी और भी सूत्र हैं। तो जैसे अभी 1, 4, 15 का सूत्र है, नह के 16वां है, सिति च स्वादिस्वर नाम स्थाने। तो ये 3 सूत्र और हैं जो बतलाते हैं कुछ विशेष प्रकार के प्रत्यय जब परे होंगे, बाद में होंगे, या प्रत्यय लगा होगा, उसके पूर्व में जो प्रकृति है उस प्रकृति की पद संज्ञा होती है। सुप तिङंतम पदम पूरे प्रत्यांत की पद संज्ञा करती है। जैसे आप समझिए, जैसे राम सु लगा तो पूरे रामसु की यहाँ पद संज्ञा होती है। लेकिन आगे जो 3 सूत्र बतलाए जाएंगे और विशेष परिस्थितियों में कुछ प्रकार के प्रत्यय हैं, तो उनके परे रहने पर जो पूर्व में जिससे वो प्रत्यय लगा हुआ है उसकी पद संज्ञा होती है। तीनों सूत्रों की व्याख्या जो है आप आगे प्रसंगतः जब आएंगे तो किया जाएगा, तो यहाँ बहुत नहीं बतलाएंगे।
तो जानते रहिए कि पद संज्ञा करने वाले 4 सूत्र हैं। सुप्तिङन्तं पदम, नह के, सिति च, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने। तो याद रखिएगा, कम से कम चाहे जहाँ भी आप पढ़ेंगे इन चारों को याद रखेंगे। तो और इतना भी कम से कम समझते रहिए कि सुप्तिङन्तं पदम पूरे प्रत्ययान्त की पद संज्ञा करता है, और जो आगे 3 सूत्र आएंगे वो प्रत्यय के परे रहते जो प्रकृतिभूत है, जिनसे प्रत्यय लगेंगे, उसकी पद संज्ञा होगी। तो दोनों पदों को आप समझते रहेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न आगे जो है षड्लिंग प्रकरण में और तिङन्त प्रकरण में कई जगह बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर स्वतः मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि पद संज्ञा हो रही है तो कितने की हो रही है, किस कंडीशन में हो रही है। तो ठीक है, विषय को अच्छे से समझते रहिए। तो आज संज्ञा प्रकरण पूर्ण होता है। आगे जो है हम लोग संधि प्रकरण प्रारंभ करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।